मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज मौलिक अधिकारों के अध्याय के अंतर्गत आगे देखें। इसमें अनुच्छेद 15, पिछले व्याख्यान में अनुच्छेद 14 की विस्तार से चर्चा हो गई थी। आज अनुच्छेद 15 और उसके आगे देखेंगे, जो समता के अधिकार के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये कितने अनुच्छेद, मतलब कि 16 से 15 से 14 से लेकर के 18 5 अनुच्छेदों में समता के अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। आज अनुच्छेद 15 की चर्चा करें। अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाता है। संविधान में ये अनुच्छेद 15 का हेडिंग है। तो प्रतिषेध किन किन चीजों का? धर्म का, मतलब किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति अथवा लिंग का हो, जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का व्यक्ति, नागरिक और नागरिकों के बीच विभेद नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें पहला प्रावधान है, नागरिकों के विरुद्ध धर्म, जाति, इन्हीं आधारों पर कोई विभेद राज्य नहीं करेगा। बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है, नागरिक कोई भी नागरिक किसी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, मनोरंजन के विभिन्न स्थानों में प्रवेश से धर्म, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर निषिद्ध नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से पूर्णतः भागतः राज्य निधि से निर्मित या पोषित या जनता के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थान में किसी भी नागरिक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। तमाम चीजें, सभी चीजें सभी नागरिकों के लिए पूरी तरह से खुली होंगी। यहाँ पर किसी प्रकार से भेदभाव व्यक्ति और नागरिकों के बीच नहीं किया जा सकेगा। फिर तीसरा, और इसमें किसी निर्योग्यता, दायित्व या बंधन या शर्त के अधीन प्रवेश नहीं होगा, सामान्य प्रवेश होगा। जो भी सार्वजनिक स्थान है, जो भी सार्वजनिक सड़कें हैं, तालाब है, स्नान घाट है, कुओं का पानी है, इन सभी चीजों का उपयोग कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक बिल्कुल निर्बाध और बिना किसी शर्त के कर सकेगा। नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। चाहे राज्य हो, चाहे नागरिक हो, नागरिक अपने पारस्परिक संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं कर सकते। तीसरा है, स्त्रियों और बालकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकते हैं। क्योंकि स्त्रियों और बालकों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, विशेष करके बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, और स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी उस जमाने में नहीं थी। इसलिए इनके लिए विशेष उपबंध राज्यों के द्वारा किया जा सकता है, और राज्य इसके लिए कानून बना करके भी यह काम कर सकते हैं। चौथा प्रावधान, यह प्रथम संशोधन, संवैधानिक संशोधन 1, जो कि 1951 में किया गया था। अनुच्छेद 15 में इसको जोड़ा गया। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए, विशेष करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकेगा। जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में ये प्रवृत्ति देखी जा सकती है, इनके लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। और पांचवा, 93वां संशोधन जो कि 2005 में किया गया था, निजी शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए राज्य कानून बना सकते हैं। तो आजकल देखिए, आरटीई के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत
निजी शिक्षण संस्थाओं में भी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है और उनके लिए प्रत्येक निजी शिक्षण संस्था में कुछ स्थान आरक्षित किए जाते हैं ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चों के लिए। ये अनुच्छेद 15 में सभी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति और नागरिकों के बीच विभिन्न प्रकार के विभेद का, असमानता का, भेदभाव का निषेध करते हैं। अब अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये हेडिंग है और इसके अंतर्गत नियोजन या नियुक्ति में राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन जो भी नियोजन मतलब रोजगार और नियुक्ति के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता होगी। इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार से दूसरा है जाति, लिंग, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का व्यक्ति और व्यक्ति के बीच विभेद नहीं किया जा सकेगा। नियोजन और रोजगार के संदर्भ में, नियोजन और नियुक्ति के संदर्भ में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रावधान है यदि कोई खास पद है तो उसके लिए राज्य सरकार जन्म स्थान का बंधन लगाने के लिए कानून बना सकती है। जैसे कुछ पदों के लिए एक राज्य में निवास होना आवश्यक माना जाता है तो वो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा और वो राज्य सरकारें किसी पद विशेष के लिए निवास की अनिवार्यता को लागू कर सकती हैं। और चौथा है यदि राज्य सरकार की समझ में या राज्य सरकार को ये तो सूचना मिलती है कि किसी खास पद पर या सरकारी नियोजन में, सरकारी नियुक्तियों में किसी खास वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है तो उस वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए वह आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। आरक्षण का प्रावधान इसी के अंतर्गत भारत में लागू होता है। इसके बाद 4 का यह 77वां संशोधन 1995 में इसमें सम्मिलित किया गया जिसके अंतर्गत 1995 77वां संशोधन एससी और एसटी को पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण भी पदोन्नति में, प्रारंभिक नियुक्ति में भी आरक्षण होगा और पदोन्नति में भी आरक्षण किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और नंबर 5वां है किसी धार्मिक संस्था में नियुक्ति के लिए या किसी सांप्रदायिक संस्था में नियुक्ति के लिए सरकार यह शर्त लागू कर सकती है कि एक खास धर्म के मानने वाले व्यक्ति को ही उस पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। ये 5 प्रावधान ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के अंतर्गत किए गए हैं। इसी बीच मंडल आयोग की थोड़ी सी चर्चा कर लें। मंडल आयोग, बीपी मंडल एक सांसद थे। मोरारजी देसाई के सरकार के समय में 1977-79 इस अवधि में बीपी मंडल एक मंडल आयोग की नियुक्ति की गई जिसे यह कहा गया कि आप पूरे देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति पर विचार करके, अध्ययन करके उनके लिए यदि आवश्यक हो तो आरक्षण की सिफारिश करें या आप अपने रिपोर्ट देंगे। तो आरक्षण तो बीपी मंडल कमीशन ने इसके बारे में अध्ययन किया, अपने रिपोर्ट दिया और उसने यह कहा कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसने रिकमेंड किया। लेकिन आगे चल करके मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, जनता सरकार का पतन हुआ। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई और श्रीमती गांधी के आने के बाद फिर राजीव गांधी का शासनकाल आया। तो इस अवधि में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा दिया गया और जब राजीव गांधी सरकार के जाने के बाद 1989 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यह खेल खेला और बीपी मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर उसने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई करने के बाद 3 बातें उसने निर्धारित की। सबसे पहला है कि आरक्षण का प्रतिशत कुल मिलाकर के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में 69% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इस 69% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि 9वीं अनुसूची में जो विषय रखे गए हैं उस पर न्यायपालिका विचार नहीं कर सकती, ये अपवाद है। तो पहली बात कही उसने कि आरक्षण का प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा 50% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरे की क्रीमी लेयर, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई शब्दावली का प्रयोग किया, क्रीमी लेयर, कि ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर है, मतलब कि जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी है, उन्हें किसी प्रकार से आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज उसने कही कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रारंभिक नियुक्ति में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये 3 चीजें उसने बताई। इस प्रकार से अभी भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी वर्ग को, अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण पूरे राष्ट्र में दिया जाता है। इसके बाद देखें अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। पुराने समय में या 1947 के पहले भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अस्पृश्यता का भाव बहुत अधिक था। उच्च जाति और निम्न जाति, इन 2 वर्गों में पूरा समाज बटा हुआ था और इस दृष्टि से अस्पृश्यता को समाप्त करके संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही अच्छा और नेक काम किया है। सामाजिक समानता की स्थापना के उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही अस्पृश्यता का निषेध करने का प्रावधान कर दिया। परिणाम स्वरूप पूरे देश में आज अस्पृश्यता लगभग समाप्त हो चुकी है। विशेष करके जहां पर जातिवादी व्यवस्था बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर जाति उपाधि प्रथा भले ही हो, लेकिन यह खुल करके सामने नहीं आता। यदि आता है तो दंड का भागी होता है। तो इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। और यदि किसी भी रूप में अस्पृश्यता को लागू किया जाता है या कोई भी लागू करता है, चाहे व्यक्तिगत आधार पर हो चाहे सामाजिक आधार पर हो, तो उसे दंडनीय कार्य कहा गया है। ये अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। और अनुच्छेद 18वें के अंतर्गत उपाधियों का अंत करने की घोषणा की गई है कि 1947 के पहले भारत में कुछ उपाधियां ब्रिटिश सरकार दिया करती थी। जैसे राय बहादुर, हिंदू है, राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, यदि मुस्लिम है तो उसको खान बहादुर की उपाधि दी जाती थी। इसी प्रकार से कुछ भारतीयों को सर की उपाधि दी गई थी। अंग्रेजों ने सर की उपाधि भी कुछ लोगों को दिया था। 1947 के बाद जब 1950 में नया संविधान बना, उस संविधान में इस प्रकार की कोई भी उपाधि को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें पहला प्रावधान है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़ करके अन्य कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा। सेना संबंधी उपाधि जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, कैप्टन, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, ये उपाधियां हो सकती है। इसी प्रकार से विद्या के क्षेत्र में आचार्य, शास्त्री, डॉक्टर, इस प्रकार की उपाधियां दी जा सकती है। इसके अलावा और कोई तीसरी उपाधि नहीं दी जा सकती। दूसरा है, यदि मान लीजिए कोई नागरिक है, कोई भी नागरिक हो, विदेशी सरकार से या विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा, यदि कोई गैर नागरिक जो भारत सरकार की सेवा के अधीन है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मान लीजिए किसी दूसरे देश का व्यक्ति है, भारत में नौकरी कर रहा है, तो वह किसी दूसरे देश से
वो उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। और चौथा है, यदि मान लीजिए वह प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए राष्ट्रपति से। और तीसरा है गैर नागरिक। यदि मान लीजिए कोई गैर नागरिक कोई सेवा में है, भारत की सेवा में है, और यदि वह को उपाधि प्राप्त करना चाहता है विदेशी सरकार से, या विदेशी सरकार ने उसको उपाधि इनाम देने की घोषणा की, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्राप्त कर सकता है, उसके बिना नहीं। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा ही गैर नागरिक जो भारत की सेवा में है, वह यदि विदेशों से कोई भेंट, उपलब्धि या पद प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। कई बार पाकिस्तान की सरकार कई भारतीयों को उपाधि देने की घोषणा करती है, लेकिन उपाधि तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति न हो। तो यदि वह को उपाधि प्राप्त करता है तो वह गलत माना जाता है, दंडनीय अपराध माना जाता है। भारत में 4 प्रकार की उपाधियां दी जा रही हैं। एक सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और तीसरा है पद्मश्री। ये 4 प्रकार की उपाधियां दी जाती हैं। भारत रत्न सर्वोच्च उपाधि है, भारत में इसके ऊपर कोई उपाधि नहीं है। और आज की तारीख में भी एक व्यक्ति भारत रत्न जीवित है, कौन? सचिन तेंदुलकर। इसके पहले कुछ वर्ष पहले लता मंगेशकर भी जीवित थी, उन्हें भी भारत रत्न उपाधि दी गई थी। और पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, ये इसके लिए तो हजारों लोग अभी हैं, लेकिन इसमें एक बात है कि वे अपने नाम के साथ इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये उपाधियों को इस प्रकार से समाप्त कर दिया गया है ताकि वर्ग विभेद समाज में उत्पन्न न हो। यह है समानता का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक विस्तृत रूप से प्रावधानित किया गया है। और इसके अंतर्गत पूरे देश के लोग समानता के अधिकार का पूरा प्रयोग करते हैं। और यदि उनके समानता के अधिकार के मार्ग में कोई अड़चन आती है तो उन अड़चनों को, उन असुविधाओं को दूर करने के लिए न्यायालय बैठे हुए हैं। इसी के साथ आज समानता का अधिकार का ये अध्याय समाप्त हुआ। अगले व्याख्यान में, अगली चर्चा में फिर स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।